ओके सो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और हाँ, एक बात बता दूं क्योंकि आई एम ऑल्सो 11th ग्रेडर, सो शायद मुझे पता है कि कौन से ऐसे एरियाज या ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक बार में शायद हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो पॉइंट्स मैं अच्छे से समझा दूँ जैसे मुझे समझ में आए थे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जरूरी है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज टिश्यूज एंड ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? पर जो सेल होता है वो ग्रोथ करता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तब सेल डिवाइड करता है, मतलब सेल रिप्रोड्यूस करता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो सेल डिवीजन के बाद वो अपने जैसे दो और सेल्स बना लेता है एंड उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फिर से सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझे एक टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में बार बार आएगा, वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स अनदर डुप्लीकेट डीएनए सिंथेसाइज बाय अ प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल, जैसे हमारे सेल है, ठीक है, उसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारे पास डीएनए है। तो डीएनए क्या होगा कि डीएनए की कॉपी बन जाएगी, या सेल बनाएगा डीएनए की कॉपी बनाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा, मतलब अपने ही जैसा एक और डीएनए इसी सेम सेल में बना लेगा। क्योंकि पैरेंट सेल है, जब पैरेंट सेल डिवाइड करेगा तो बेसिकली उसे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है। ठीक है, तो जब डिवाइड होना है तो हमें पता है कि डिवीजन के टाइम पे जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो बेसिकली डीएनए का तो हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते कि आधा इस सेल को दे दे, आधा इस सेल को दे दे। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज के दौरान होता है एंड इससे एक डुप्लीकेट डीएनए उसी सेल में बन जाता है एंड उसके बाद एक सेल में जो पुराना वाला डीएनए होता है वो चला जाता है एंड दूसरे सेल में जो नया कॉपीड हमारा डीएनए होता है वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। सो सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स एंड इट्स जीनोम या फिर डीएनए एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड लेटर डिवाइड इटसेल्फ इनटू डॉटर सेल्स। तो बेसिकली सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें कि जो सेल होता है वो अपने जैसा जीनोम बनाता है और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स बनाता है और फिर अपने आप को डिवाइड कर लेता है टू डॉटर सेल्स में। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार, मोस्टली मैंने भी सुना था कि हम लोग कभी भी ये क्यों कहते हैं कि सेल अपने जैसे डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है? व्हाई डू वी यूज द वर्ड डॉटर हियर? सो बेसिकली क्योंकि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जनरली वुमेन्स के पास होती है एंड डॉटर सेल्स भी बाद में एक टाइम में मैच्योर होकर अपने आप को डिवाइड करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे ये डॉटर सेल्स की तरफ से इसको बोला जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल अंडरगो सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनरी, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, all these events of cell and cycle and division are under genetic control. Basically क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रेम करते हैं, मोस्टली ये पीवाईक्यू भी था नीट का, कि ऐसा जो भी सेल साइकिल के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, डीएनए रेप्लिकेशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ये सब क्या अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं? सो इसका आंसर है यस, दे आर ऑल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल एंड ये सब पुराने में हेल्प करते हैं हमारे साइक्लिन प्रोटीन्स या फिर सीडीकेस, जैसे कि जिसे हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं। अब एक बार ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखी थी, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज वेरिएबल, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग हो सकता है और किसी एक ऑर्गेनिज्म में वही अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ सेल में, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में सेल साइकिल चलती है एंड ईस्ट में 1.5 आवर्स यानी कि 90 मिनट्स की सेल साइकिल चलती है। इकोलाई में 20 मिनट्स की चलती है एंड मैच्योर हार्ट सेल्स जैसे कि मैच्योर हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स, ऐसे सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर था जिसमें फेजेस ऑफ सेल साइकिल को क्लियरली दिखाया गया जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। सो बेसिकली इसमें अगर मैं समझाऊं तो ये इंटरफेज है। देखिए ऐसे फेज होता है, G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है एंड फिर M फेज चलता है एंड ये होता है हमारा इंटरफेज। ठीक है, और एक ये G0 फेज भी होता है, इसको बेसिकली और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज को बेसिकली हम लोग रेस्टिंग या प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेल होता है वो एक्चुअली डिवाइड नहीं करता है बट अपने डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है। ठीक है, और ये ज्यादा टाइम के लिए चलता है सेल में, मतलब सेल साइकिल में 95% ऑफ द टाइम हमारा इंटरफेज चलता है और बचा 5% टाइम हमारा एम फेज चलता है। एम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और ये शॉर्टर टाइम के लिए होता है। तो
फेजेस ऑफ सेल साइकिल को अगर हम लोग और इसमें सब डिविजन्स देखें तो इंटरफेस में जो सब फेजेस होते हैं वो होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और M फेज यानी और या फिर हम कह सकते हैं माइटोसिस फेज में जो सब फेजेस होते हैं, पहला जो हमारे हैं सब फेजेस जो मेन है वो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। बेसिकली कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसी में भी और भी सब फेजेस हैं जो कि 4 हैं। और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि पहले सेल में हमारा न्यूक्लियस और उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल इन सब का डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। सो इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और जैसे हमारा जो M फेज है उसमें 2 मेन फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस है जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसमें हमें देखने को मिलता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ऑलराइट, तो एनाफेज जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ठीक है, वही हमारे फिर से है कि यही सेम चीज जो लिखी है यहाँ पे ये। तो G1 फेज को हम लोग गैप 1 भी कहते हैं या फिर पोस्ट माइटोटिक भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि G1 फेज ना M फेज यानी कि माइटोटिक फेज के बाद आता है। ठीक है, तो पोस्ट माइटोटिक। और जैसे यहाँ पे लिखा है G1 फेज को प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो हमने पता था कि डीएनए का सिंथेसिस किस में होता है? S फेज में होता है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डीएनए कॉपिंग यहाँ पे S फेज में होती है। तो S फेज से पहले हमारा क्या पड़ता है? G1 फेज। इसीलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास S फेज है जिसको हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं। G2 गैप 2 कहते हैं, प्री माइटोटिक कहते हैं या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो जैसे G1 का हम लोग ने देखा था साइकिल के हिसाब से पोस्ट माइटोटिक और प्री डीएनए सिंथेटिक, वैसे ही G2 को भी हम लोग देखेंगे प्री माइटोटिक माइटोसिस से पहले, माइटोटिक फेज से पहले प्री माइटोटिक एंड पोस्ट सिंथेटिक फेज। ऑलराइट, इसके बाद अब देखते हैं कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। G1 फेज होता है, G1 फेज में सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है, मोस्ट सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है तो उनका नंबर में इंक्रीजमेंट होगा। और उसके बाद जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज। ऐसा क्या होता है कि देखो जो गैप 1 फेज होता है, जो गैप 1 फेज होता है उसके बाद आता है हमारा S फेज, यानी कि जहाँ सिंथेसिस फेज, जिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें जरूरत होती है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि अमीनो एसिड्स, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन्स। तो इन सब की जब हमें यूज जिस फेज में है तो उससे पहले ही तो इन्हें सिंथेसिस करना पड़ेगा। इसीलिए G1 फेज में बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन्स, इन सब का सिंथेसिस होता है। ये हमारा G1 फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। इंटरफेज के जो 3 फेजेस दिए हैं, जो इंटरफेस के हमें 3 फेजेस दे रखे हैं, उनमें से हमारा जो G1 फेज है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, मतलब सबसे देर टाइम के लिए चलता है। और हाँ, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है G1 फेज। अब ऑब्वियस ही बात है क्योंकि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है तो फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज तो होगा ही ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होगा, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म होगा सेल में, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है, तो उसके बीच का फेज है। ठीक है, ऐसी S फेज क्या होता है? S फेज को हम लोग, S फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S फेज में ही सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है इस फेज में। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है। ये और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद G2 फेज में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस G2 फेज को हमें बताया गया इंटरवल बिटवीन द S फेज एंड M फेज। सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है इसमें एंड प्रोटीन्स लाइक आरएनए फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन आर मेड। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट मुझे भी लगा था जब मैं इसको लर्न कर रही थी कि यहाँ पे भी सिंथेसिस हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, जैसे प्रोटीन, आरएनए, एंड यहाँ पे भी हो रहा है। बट द थिंग दैट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज G2 फेज में जो हो रहा है सिंथेसिस वो सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए उनके लिए हो रहा है, एंड यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा था वो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो चाहिए थे उनके लिए हो रहा था। ऑलराइट, उसके बाद जो हमने G0 फेज देखा था हमारी साइकिल में,
लेट मी शो यू अगेन। ये जो जी नॉट फेज देखा था साइकिल में, तो जी नॉट फेज में क्या होता है कि सेल डू नॉट डिवाइड बट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डिवाइड नहीं करना चाह रहे होते हैं, वो हमारे जी नॉट फेज में चले जाते हैं। उसके बाद एक सेंट्रोसोम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोज, जो कि 2 होते हैं और परपेंडिकुलरली लाई करते हैं। तो 2 सेंट्रियोज अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेल्प्स इन सेल डिविजन इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। इन्हीं से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो आगे हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है बट क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। मतलब जैसे एक ये हमारा डिप्लॉइड सेल है, उसमें हमारा क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सिंथेसिस एस फेज, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए का कंटेंट तो बढ़ गया क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो गया, बट क्या ये इससे अलग हुआ है? इसने एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं बनाया ना, इसी में जुड़ा हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो मतलब डीएनए कंटेंट क्या है? अगर मैं सी मानूं इसमें डीएनए कंटेंट को, तो इसमें 2C हो गया है क्योंकि दोनों में कॉपिंग हो गई है। बट क्रोमोसोम नंबर इसमें 2 था और इसमें भी 2 है क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी इन्होंने गेन नहीं करी, अभी भी उसमें जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि हैप्लॉइड सेल सिंगल कॉपी, हैप्लॉइड सेल में सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम देखने को मिलती है और डिप्लॉइड सेल में 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम देखने को मिलती है। क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसमें हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 3 है एंड यहाँ पे हमारे एक है, इसी की दूसरी कॉपी है, एक है, इसी की दूसरी कॉपी है, एक है, इसी की दूसरी कॉपी है, तो ये 2 है। मतलब ये हैप्लॉइड में कंडीशन ये होगी कि अलग अलग टाइप के 3 क्रोमोसोम है और डिप्लॉइड में एक टाइप का क्रोमोसोम, उसी के दूसरा कॉपी, दूसरे टाइप का, उसी के दूसरा कॉपी, ये सीन रहता है। तो हम देखेंगे मोनाड और डायड क्या होता है। तो मोनाड बेसिकली क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम है, इसमें एक सिंगल क्रोमैटिड है, ठीक है, तो इसको मोनाड बोलेंगे। ये जीवन फेज में देखने को मिलता है, पर एस फेज में जब इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसमें कितने हमारे पास, इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड है इसमें, और एस फेज में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये एक डायड बन जाएगा, मतलब क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड, ये 1 क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है। एंड हाँ, जो सेल डिवीजन होता है तो जैसे मियोसिस होगा, जब मियोसिस, देखो सेल डिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है। जो माइटोसिस में क्या होता है, सेल G1 फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, एम फेज में जाएगा, एम फेज के बाद माइटोसिस होगा एंड 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। बट मियोसिस में एम फेज में जाने के बाद पहला सेल 2 डॉटर सेल बनाएगा, फिर उन 2 डॉटर सेल में फिर से सेल डिवीजन होगा, वो 2 और डॉटर सेल बनाएंगे, तो बेसिकली 4 डॉटर सेल मिल जाएंगी मियोसिस में, और माइटोसिस में केवल 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद एम फेज माइटोसिस, माइटोटिक फेज एंड माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ लिया G1 फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एम फेज या फिर माइटोसिस या फिर माइटोटिक फेज या फिर माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है। पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। सेल कंपोनेंट्स डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स। प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, नो क्लियर लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। उसके बाद एम फेज में जैसे कि मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये पीमैट मैं भी पढ़ रही थी एक लेक्चर में, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था, ये अगर नहीं याद हो रहा है पीमैट से याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ऑलराइट, माइटोसिस पेरेंट सेल में हुआ, पेरेंट सेल में G1 फेज, माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं बता रही हूँ, जैसे पेरेंट सेल है, G1 फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा, देन G2 फेज में जाएगा, फिर एम फेज में जाएगा। माइटोसिस होगा जब 2 डॉटर सेल्स होंगे। अब जो 2 डॉटर सेल, मान लो पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम्स थे, तो दोनों डॉटर सेल में भी 12 और 12 ही क्रोमोसोम्स जाएंगे, तो क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गए, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट ऑफ डॉटर सेल्स रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और डीएनए कंटेंट भी डॉटर सेल्स का सेम रहता है, ऐसा पेरेंट सेल में होता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती है, हमें पता है। इसको हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। किसको, माइटोसिस को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। एंड जो एनिमल्स होते हैं उसमें माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल्स में होती है।
प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में होती है, और एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जो सेल होते हैं ना वो भी दो टाइप के होते हैं, या तो गैमीट सेल होते हैं जो एन से डिनोट करते हैं, मतलब एन मतलब हैप्लॉइड होता है, 2n मतलब डिप्लॉइड होता है। सोमैटिक सेल्स, देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में, सोमैटिक सेल्स या गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स होते हैं सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होते हैं और गैमीट सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। बट जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन जो है वो है मेल हनी बीज। वो मेल हनी बीज हैव डिप्लॉइड सेल्स स्टिल दे शो माइटोसिस, ठीक है। जो मेल हनी बीज होते हैं उनके पास हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, फिर भी वो माइटोसिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, बट मेल हनी बी एक्सेप्शन है क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं, फिर भी उनमें माइटोसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज। तो बेसिकली प्रोफेज क्या है? प्रोफेज हमने अभी जो फेजेस देखे थे, यहाँ पे हमने अपने एम फेज के जो फेजेस देखे थे, कैरियोकाइनेसिस के जो सब फेजेस देखे थे, उनमें से पहला फेज है प्रोफेज, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोफेज क्या होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अच्छा, प्रोफेज में ना, क्योंकि हमें पता है कि सेल डिवीजन होने वाला है, हमारे पूरे सेल को पता है कि सेल डिवीजन होने वाला है, तो अब ऐसी प्रिपरेशन होगी सेल में जैसे कि किसी फेस्टिवल के लिए होती है। जैसे कि फर्स्ट हमें पता है कि ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में सबसे ज्यादा टाइम के लिए चलता है प्रोफेज, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी देर फेस्टिवल भी ना चले जितने उसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये फर्स्ट और लॉन्गेस्ट फेज होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। अच्छा, हमारे सेल में ना ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल फैला होता है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करने लगता है, क्रोमोसोम बनाने लगता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है ना, मोटो से होने लगते हैं और छोटो से होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल। जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम से हमें बताया था, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है जो परपेंडिकुलर लाई करते हैं, और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे जो बाद में इन क्रोमोसोम को अलग अलग करेंगे, जिससे प्रॉपर डिविजन होगा। तो वो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, गायब होने लगता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो पहले तो क्या हो रहा है ना, अब बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो रहा है, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो गया, क्योंकि जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंट्रोसोम है, वो पोल्स ही होता है, पोल्स की तरफ मूव करने लगे। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है कि सेल है, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल फैला हुआ है, ये कंडेंस होने लगता है, तो थिन एंड लॉन्ग जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो थिक और शॉर्ट हो जाता है। लेस कंडेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर कंडेंस हो जाता है, और मोर इंटरवाइंड है तो यहाँ पे लेस इंटरवाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये एस्टर या क्रोमोसोम लगभग एक ही बात होती है, बट जब एस्टर और सेंट्रोसोम लगभग एक बात होती है, बट जब सेंट्रोसोम से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलने लगते हैं तो वो कुछ स्टार टाइप का फॉर्मेशन बनाने लगता है, तो उसको हम लोग एस्टर्स कह देते हैं। तो ये अर्ली प्रोफेज का फोटो है, एंड ये है हमारा लेट प्रोफेज का, कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होने लग रही है, ठीक है। ये था हमारा प्रोफेज। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोलस एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं धीरे धीरे प्रोफेज के एंड तक। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो ही जाती है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, और गोल्जी बॉडी भी, ठीक है। ये सब लोग कह रहे हैं, मान लो कि ऑर्गेनलीज ये सब कह रहे हैं कि चलो सेल डिवीजन होने वाला है, जल्दी जल्दी हम लोग जगह खाली कर देते हैं, मेन काम शुरू होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद माइटोटिक अपैरेटस क्या होता है, माइटोटिक अपैरेटस, एस्टर जो होते हैं, एस्टर क्या था, एस्टर थे हमारी ये एस्टर थे। तो ये जो एस्टर्स होते हैं ये एंड एस्टर्स और हमारे स्पिंडल फाइबर्स मिलके माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग मेटाफेज की बात करते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज हमारा सेकंड फेज है, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो पहले कंडेंस हो रहे थे क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरे अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस। एंड उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बन जाते हैं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्रोमोसोम स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म, जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं,
ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म इधर उधर घूमने लगते हैं कि अरे यार सेल डिवीजन होने वाला, मैं नहीं करना, डर लग रहा है उन्हें, तो वो इधर उधर साइटोप्लाज्म भागने लगते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम अलाइन है द इक्वेटर एंड मेटाफिजिक प्लेट। अब क्रोमोसोम को लगता है कि यार देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं, सेल डिवीजन तो कराना ही पड़ेगा, इतनी सारी प्रिपरेशन तो हो ही चुकी है, तो वो सरेंडर कर देते हैं और फिर मेटाफिजिक प्लेट में आके इक्वेटर जैसा हमारा ग्लोब होता है उसमें इक्वेटर रीजन होता है बीच में अर्थ में, तो वैसे ही इस सेल में ना ये मेटाफिजिक प्लेट होती है बीच में, तो यहाँ पे आके ये सरेंडर कर देते हैं, यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्योंकि मेटाफिजिक प्लेट में है तो इसको मेटाफेज क्रोमोसोम बोल रहे हैं। एंड क्रोमोसोम के पास बेसिकली मैं बताऊँ तो जो क्रोमोसोम होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स के बगल में यहाँ सेंट्रोमियर, जो ये सेंट्रोमियर होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो सेंट्रोमियर के जस्ट बगल में ना काइनेटोकोर जैसे स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसको हम लोग साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स भी कहते हैं। मतलब जो हमारे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम को खींचते हैं ना पकड़ के, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ना, इसीलिए उसको काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, फिर इस क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वहां पे निकलना स्टार्ट हो रहे थे, इनिशिएशन हो रहा था स्पिंडल फाइबर्स का, यहाँ पे कंप्लीटली निकल आते हैं एंड स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 1 सेंट्रोमियर है एंड 2 काइनेटोकोर्स हैं। ठीक है, एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये जो होता है, ये जो फेज होता है ये बेस्ट फेज होता है टू स्टडी द क्रोमोसोम नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स यहाँ पे मेटाफेज में हाईली कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द एनाफेज। एनाफेज हमारा थर्ड फेज होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है और स्प्लिट हो जाता है। क्या सेंट्रोमियर क्या था, सेंट्रोमियर ये पार्ट था, ये डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड भी अलग अलग हो जाते हैं, ये पार्ट पूरा इधर को आ जाता है, ये वाला उधर जाने लगता है। ऑलराइट, तो जो एनाफेज होता है ना वो थर्ड फेज होता है, इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल एंड आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड्स ट्रेल्स बिहाइंड। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, तो बेसिकली सेंट्रोमियर जो है स्पिंडल फाइबर उसे पोल की तरफ खींच रहा है एंड आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड उसके पीछे ट्रेल कर रहे हैं। ऑलराइट, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर इसमें छोटी होने लगती है, ऑब्वियसली बात है, स्पिंडल फाइबर अब उसे वापस अपनी तरफ खींच रहा है तो स्पिंडल फाइबर की लेंथ छोटी होने लगेगी। एंड ये जो फेज होता है ना ये बेस्ट फेज होता है टू स्टडी द शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमने कभी भी मोस्टली हमने कभी सुना हो कि हाँ क्रोमोसोम का ये जे शेप है या आई शेप है, तो वो हम लोग एनाफेज के टाइम पे ही स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट फेज है टीलोफेज, क्योंकि लास्ट फेज है, इसमें सेपरेटेड क्रोमैटिड्स रीच एट द पोल। जो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं ना वो पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर्स। तो भाई देखो डिवीजन हो गया, सब लोग वापस आ गए। ऑलराइट, सब लोग धीरे धीरे वापस आ जाते हैं जहां दूसरे मैजिक से। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्रोसेस इज ना। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का काम खत्म, वो अपने आप गायब हो जाता है, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाता है, मतलब जैसे क्रोमोसोम जब स्प्लिटिंग हुई तो प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में था एंड ये डिकंडेंस हो जाता है, वापस से ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में आ जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है। ऑल्सो फरो फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है क्योंकि अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो अब बारी है साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो स्टार्ट विद फरो फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं फरो फॉर्मेशन, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 सेल को ऐसे डिवाइड कर देता है। एंड फरो फॉर्मेशन डीपन सेंट्रीपिटल होता है, मतलब फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, मतलब पेरिफेरी होता है साइड के पार्ट्स और सेंटर से मतलब पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। ये जो सेंट्री फॉर्मेशन होता है फरो का वो पेरिफेरी यानी साइड से सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल भी कहते हैं इसे। फरो जब ज्वाइन हो जाते हैं आपस में तो सेल डिवाइड, जब फरो ज्वाइन हो जाते हैं डिवाइड सेल साइटोप्लाज्म इन 2 पार्ट्स। तो जब ये फरो जब ज्वाइन हो जाएंगे ना तो सेल के साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड प्रॉपर सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल्स में कैसे होता होगा, प्लांट सेल में तो भाई क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, हमें भी पता है। तो बेसिकली सेल प्लेट या जिसको हम लोग कह सकते हैं
फॉर्म एट सेंटर एंड ग्रो टूवर्ड्स पेरिफेरी। मतलब यहाँ पे ना जैसे देखो दो, ये हमारे क्या हो गया, हमारा वो कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, दो हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। उसके बाद क्या ना बीच में जो होती है जहाँ पे मेटाफेसिक प्लेट होती है, वहीं उसी जगह पे सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होता है पेरिफेरी टू सेंटर, साइड से बीच की तरफ, यहाँ पे सेंटर टू पेरिफेरी मतलब सेंट्रीफ्यूगल होता है, टूवर्ड्स पेरिफेरी मतलब बीच से फॉर्म होना शुरू होते हैं और साइड में फॉर्म होते चले जाते हैं। एंड ये जो हमारी जो लेयर होती है, मतलब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है ना, ये 3 पार्ट्स बेसिकली डिवाइडेड है। पहले ऊपर वाली वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं, बीच वाली को मिडिल लैमेला कहते हैं और लास्ट वाली यानी नीचे वाली को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ऑलराइट, इसके बाद ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि एवरी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कि हमें मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है उसके बाद जरूरी नहीं है तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाए। हो सकता है कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा तो फिर 2 सेल्स ऐसे मतलब 2 न्यूक्लियस ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, तब भी हमारे पास अब तो भाई कायदे से, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो गया है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे फिर से ऐसे ही 2 और फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 2 और न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो कंडीशन है जिसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर सिंसाइशियम। सिंसाइशियम का जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो हमें देखने को मिलता है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, लगभग आधा पार्ट चैप्टर, मतलब आधा तो नहीं कह सकते बट हाँ आधे से थोड़ा सा कम चैप्टर खत्म हो गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो पहला सिग्निफिकेंस है ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस ओनली। सेकंड है रिपेयरमेंट एंड रीजनरेशन के लिए। थर्ड है मेंटेन करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड फोर्थ है मेंटेन करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ऑलराइट, नाउ एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स या माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 सेल्स। तो 4 सेल्स बनने के लिए कितने माइटोसिस डिवीजन या फिर माइटोटिक डिवीजन चाहिए। मियोसिस नहीं बोल रहा है, माइटोसिस बोल रहा है। माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, तो पहला 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर वो 2 सेल्स, एक बार माइटोसिस हुआ 2 सेल बने, फिर ये माइटोसिस करेगा और 2 सेल्स बनाएगा, और ये भी माइटोसिस करेगा और 2 सेल्स बनाएगा, तो 4 डॉटर सेल्स तो बन गए। बट कितने माइटोटिक डिवीजन में, तो 1, 2 और 3, तो 3 माइटोटिक डिवीजन में बने। बट एग्जाम्पल अगर मान लो सपोज क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 सेल्स, तो ऐसे थोड़ी बनाने बैठेंगे। सो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल डिविजन्स इक्वल्स टू x माइनस 1। x यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म x नंबर ऑफ सेल्स। तो x नंबर ऑफ सेल्स की जगह जितने सेल्स बनने हैं उससे 1 माइनस कर दो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 199 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, नाउ वी विल स्विच ओवर टू मियोसिस। तो मियोसिस को बेसिकली हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ऐसे क्यों होता है मैं अभी बताऊंगी। सपोज हमारा सेल है, ये G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में और M फेज में आएगा, और इस बार हमारा सेल करेगा मियोसिस। तो बेसिकली मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है, अगर जो ये हमारा बेसिकली डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल में 2n क्रोमोसोम नंबर होता है और 2c DNA कंटेंट है। तो 2n क्रोमोसोम नंबर और 2c DNA कंटेंट, जब डॉटर सेल्स का डिवीजन होगा तो सब में हाफ चला जाएगा। बेसिकली इसमें क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट हाफ चला जाएगा हर डॉटर सेल में। और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे माइटोसिस में 2 होती हैं, मियोसिस में 4 होती हैं। और हर एक डॉटर सेल में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, हर एक डॉटर सेल में N और C यानी कि जस्ट हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड इट प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ मियोसिस है, ये केवल डिप्लॉइड सेल में होता है एंड ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। मतलब जो हमारे गैमीट फॉर्म होते हैं ना, वो हमारे सीधे मियोसिस की वजह से ही हो पाते हैं। जब हमारे गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तब हमारा सेल अंडरगो करता है मियोसिस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, क्योंकि गैमीट शुड बी हैप्लॉइड्स। ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो पेरेंट सेल होता है, उसमें जो पेरेंट सेल को हम लोग मियोसाइट भी कहते हैं, और वो एक डिप्लॉइड सेल होता है। मियोसिस गेट कंप्लीट इन 2 स्टेजेस। जो मियोसिस हमारी 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है।
सो बेसिकली पेरेंट सेल अंडरगो करता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर मियोसिस 1 करेगा, जिसमें हमें कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 देखने को मिलेगा। फिर हमारा सेल इंटरकाइनेसिस करेगा, जो कि एक रेस्ट टाइम पीरियड होता है मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच का। मियोसिस 2 में होगा कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। तो इस तरह से हमारा पूरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमारा सेल है, डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पे एक मैटरनल क्रोमोसोम है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। मैटरनल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो हम लोग मदर से इनहेरिट करते हैं, और पैटर्नल वो होता है जो फादर से करते हैं। जब हमारा सेल G1 फेज़ में जाएगा तब भी ये इमेज ऐसी रहेगी। S फेज़ में क्योंकि हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड बढ़ जाएंगे, और कुछ ऐसा DNA रेप्लिकेशन होने के बाद ऐसा कुछ हमारा इमेज देखने को मिलेगी सेल के अंदर। G2 फेज़ में भी कुछ ऐसी ही रहेगी, ठीक है। G2 फेज़ के बाद, G2 फेज़ के ऑनवर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जब हमारा सेल करेगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में होगा सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मतलब हमारे पास जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स which are the same type of chromosome, we can say the same type of chromosome are known as homologous chromosomes, ठीक है। तो अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमें पता है मियोसिस में होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर और DNA कंटेंट। तो एक इस सेल में चला जाएगा क्रोमोसोम और एक पूरा क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा। इसके बाद हमारा होगा फिर से मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में हमारे इस सेल में भी होगा मियोसिस 2, इस सेल में भी होगा। तो मियोसिस 2 में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा। अब इसका भी हाफ होगा, क्योंकि अगेन मियोसिस होगा तो हाफ करना होगा DNA कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर, तो इसका भी हाफ होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं हाफ इसमें चला गया और हाफ इसमें चला गया, और बेसिकली हमें कितने डॉटर सेल्स मिल गई? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गई, क्योंकि हमें पता है मियोसिस एट द एंड ऑफ मियोसिस हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। अब हम बेसिकली मियोसिस 1 को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि मियोसिस 1 में होगा कैरियोकाइनेसिस 1, और कैरियोकाइनेसिस 1 में हमें देखने को मिलते हैं फिर से 4 सब फेजेस, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। और फिर उस प्रोफेज़ 1 में हमें देखने को मिलेंगे 5 फेजेस, जिनको हम कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायगेनेसिस। और उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस 1 होगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस 1 के प्रोफेज़ 1 में हमें 5 सब फेजेस देखने को मिलेंगे। अब हमें इन 5 सब फेजेस को पढ़ना और टेंशन मत लो, 2-2 लाइन में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये फेजेस, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ईजी सी चीज़ है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोफेज़ 1। तो प्रोफेज़ 1 हमारा लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फेज़ होता है, और इसको प्रोफेज़ 1 को हम लोगों ने 5 सब फेजेस में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, विच इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायगेनेसिस। एंड 3-4 बार नेम्स को प्रोनाउंस करने के बाद आप देखोगे आपको खुद ये नेम्स याद हो जाएंगे। यू डोंट नीड एनी ट्रिक, इतना ईजी है ये कि हम आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं, कोई भी बच्चा हो। सो लेप्टोटीन जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, लेप्टोटीन में बेसिकली कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को हमें मिलता है। क्रोमोसोम हमारे विजिबल हो जाते हैं, जो मेटर्नल है पैटर्नल क्रोमोसोम है, दे आर विजिबल, दे बिकम विजिबल, इनका कॉम्पैक्शन यानी कि कंडेंसेशन होता है। और हाँ, इस टाइम पे ये तो मैंने एक डायग्राम में दिखा दिया कि यहाँ ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एंड ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और जो ये दोनों हैं ना, ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, और ये एट द लेप्टोटीन स्टेज अपीयर्स टू बी थिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमें पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है, जिसे हम लोग साइनैप्सिस कहते हैं। अगेन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम विद इन द जाइगोटीन स्टेज इज नोन एज साइनैप्सिस। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। बाइवेलेंट या टेट्राड क्या होता है? तो बेसिकली एक बाइवेलेंट या फिर एक टेट्राड में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर लेते हैं तो वो एक बाइवेलेंट या फिर एक टेट्राड बनाते हैं, जिसमें हमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ऑल्सो इस स्टेज में हमें साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स होता है जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपने बीच बनाते हैं, और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज है पैकिटीन स्टेज। पैकिटीन स्टेज में बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल हो जाता है एज टेट्राड, और यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर। जाइगोटीन में होता है साइनैप्सिस, क्योंकि साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और पैकिटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, ये आपस में अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं उस पॉइंट को रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहते हैं या फिर साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये जो हमारी स्टेज होती है पैकिटीन स्टेज इज़ लॉन्गर देन जाइगोटीन एंड लेप्टोटीन।
और क्रॉसिंग ओवर का बेसिकली मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हुई, पर ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, या फिर ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगी, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और साइनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन डीएनए, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो जाइगोटीन में जो हमारा साइनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था वो हमारा डिप्लोटीन में आकर डिफॉर्म हो जाता है। डी फॉर डिप्लोटीन, डी फॉर डिफॉर्मेशन, ऑलराइट, या फिर डिसोल्यूशन। यहाँ पे हमें डी साइनाप्सिस देखने को मिलता है। मतलब ये साइनाप्सिस क्या होता है कि हमारी पेयरिंग हो जाती है। साइनाप्सिस Paired homologous chromosomes start to separate from each other except at the point of crossing over. And अभी भी जो point of crossing over है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैज़माटा, या और ये एक्स शेप्ड होता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे जो फैक्ट दिया है वो ये है कि इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। तो कुछ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो हम कुछ मंथ्स तक और कुछ ईयर्स तक देख सकते हैं। मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो कह सकते हैं डिप्लोटीन स्टेज का कुछ मंथ या कुछ ईयर्स तक चलता है। उसके बाद में पढ़ेंगे डाइकाइनेसिस, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेज है, जो कि प्रोफेज़ 1 की फाइनल स्टेज भी है। क्रोमोसोम इसमें फुली कंडेंस्ड होते हैं। यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कैज़मेटा का। मतलब कैज़मेटा जो फॉर्म हो रहा होता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज में वो डाइकाइनेसिस में आके टूट जाता है और मतलब डिफॉर्म हो जाता है एक तरह से, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन फिर से होने लगता है एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और ये हमारा जो सेल है, ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, ये मेटाफेज की तरफ बढ़ने लगता है। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, टिल द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। Now entering into the metaphase 1, and in the metaphase 1 we see spindle fibers from opposite poles get attached to the kinetochore of the homologous chromosomes. अब देखो जो मेटाफेज स्टार्ट में जो हम लोगों ने मेटाफेज पढ़ा था, जो मेटाफेज 1 नहीं था उसमें भी यही हो रहा था कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अलाइन हो रहे थे और डबल और मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म हो रही थी और क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो रहे थे आके। बस मेटाफेज 1 और उस मेटाफेज में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनेंगी क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जैसे उस केस में हो रहा था काइनेटोकोर से अटैच हो रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी होंगे। बस बाकी सब कुछ सेम है लगभग। नाउ एंटरिंग इनटू द एनाफेज। सो इन एनाफेज 1 हम देखेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगेंगे एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पे नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स इज स्टिल अटैच्ड। Now entering into the telophase 1 and the cytokinesis 1. We will see in telophase 1 में ना क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स एंड ऑल्सो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, और धीरे धीरे सेपरेशन हो गया है जेनेटिक मटेरियल का एंड धीरे धीरे फरो फॉर्मेशन टीलोफेज 1 में स्टार्ट हो गया है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1 फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट हमें देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस 1, एंड साइटोकाइनेसिस 1 में हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है जिसमें ये क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल्स में आ जाते हैं, और फिर होता है हमारा मियोसिस 2 एंड फिर से 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू द इंटरकाइनेसिस, जो कि फेज बिटवीन द इंटरकाइनेसिस फेज दैट वी जस्ट स्टडीड अबाउट, द इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, द इंटरकाइनेसिस फेज। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस देयर। So now in the interkinesis, this stage or gap, it is the stage or gap between the meiosis 1 and meiosis 2, and interkinesis phase is very short lived, and here centriole duplication occurs and RNA and protein synthesis also occurs. हमने बेसिकली अभी तक meiosis 1 के कैरियोकाइनेसिस 1 के 4 सब फेजेस में, जिसमें प्रोफेज 1 के 5 सब फेज थे, टिल टीलोफेज 1 तक हमने पढ़ लिया, एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 भी हमने देख लिया जो भी हम लोगों ने देखा था आफ्टर टीलोफेज 1।
we just saw it. And now what we are going to study is the meiosis 2. तो meiosis तो जैसे meiosis 1 में हुआ था वैसे ही same process meiosis 2 में भी होगा, but let's just see what happens in the karyokinesis 2 and cytokinesis 2 of the meiosis 2. तो हमने पहले पढ़ लिया meiosis 1 के karyokinesis 1 की 4 सब फेजेस, जिसमें प्रोफेज की 1 के 5 सब फेजेस थे, और साइटोकाइनेसिस 1 देख लिया. अब हम पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस 2 में क्या होता है, कितने सारे फेजेस हैं एंड ऑल दैट. तो फेज 2 जो कि हम देखते हैं मियोसिस 2 के कैरियोकाइनेसिस 2 में. ऑलराइट, सो प्रोफेज 2 में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट बन जाएंगे. बस दो ही चीज़ होंगी, याद रखना बहुत इजी है. बस दो चीज़ें तो हो रही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है और क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट बन रहे हैं. ठीक है, अब मेटाफेज 2 में क्या होगा कि क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, क्योंकि हम देखते हैं जितनी बार भी हमने मेटाफेज पढ़ा है हर बार क्रोमोसोम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवीजन के लिए और अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन कर दिया है. तो ये तो पॉइंट याद ही हो जाना चाहिए कि क्रोमोसोम जब भी इक्वेटर पे अलाइन होंगे तो वो मेटाफेज ही होगा. स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम ईच साइड. ठीक है, अब अगेन देखो हमने जब यहाँ पे टीलोफेज पढ़ा था, टीलोफेज 1 पढ़ा था और साइटोकाइनेसिस 1 होने के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई थी कि जैसे एक ये पूरा डायड है ये हमारा, तो ये डायड और ये डायड दोनों. अब जब हमने पढ़ा था कि मियोसिस हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो जो भी हमारे पास डीएनए कंटेंट या क्रोमोसोम नंबर होता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है. तो पहले हुई मियोसिस तो इसका हाफ हुआ, तो एक इधर क्रोमोसोम चला गया, एक इधर चला गया. अगेन मियोसिस होगी तो इनका भी तो हाफ होगा, इन क्रोमोसोम्स का, इनका भी तो डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर हाफ होना है. तो सेम अब वो चीज़ यहाँ पे होगी. ठीक है, अब इस क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी हाफ और हाफ में. ठीक है, तो एनाफेज 2 में हम देखेंगे कि एनाफेज 2 बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाएंगे. अब ऑब्वियस सी बात है जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी पोल्स की तरफ पुल करेंगे तो स्पिंडल फाइबर की लेंथ छोटी होती जाएगी. एंड सिस्टर क्रोमैटिड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिलेगा. नाउ द लास्ट phase, telophase 2 and then the cytokinesis. So in telophase 2, two groups of chromosome get enclosed by nuclear membrane. ये दो groups हैं, basically nuclear membrane reappears and cytokinesis results in the formation of 4 haploid cells. Alright. Now we will talk about the significance of meiosis, which is our last topic of the chapter. तो basically दो main significance होते हैं, एक तो gamete formation and एक genetic variability maintenance. तो gamete formation में basically क्या होता है कि basically हमें जो gametes चाहिए, जो gametes होते हैं basically वो 23 क्रोमोसोम्स के ही होते हैं क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं. और जब वो दो हैप्लॉइड गैमीट्स मिल के जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा. उसके लिए गैमीट्स का हैप्लॉइड होना ज़रूरी होता है. तो मियोसिस में हमने पढ़ा है कि हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. इसीलिए जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हमेशा मियोसिस होती है. ठीक है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब मियोसिस होती है तो हमने देखा है क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए होता है. मतलब दो क्रोमोसोम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, जिससे स्पीशीज़ के अंदर न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं विच इज़ गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़. ऑल्सो जो मियोसिस है वो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है एंड डिप्लॉइड सेल में होती है केवल, एंड डिवाइड होके अपने जैसे 4 डॉट. ओके, सो दिस होल इज़ अबाउट द चैप्टर एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. जो एरियाज़ मुझे लगे थे कि डिफ़िकल्ट हैं वो ईजी समझाने का मैंने ट्राई करा है, और बाकी इसमें और कुछ इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा तो कुछ है नहीं. सो या दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.